सम्राट मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु के 16 साल बाद रोमन साम्राज्य पर भ्रष्ट जुड़वां सम्राट गेटा और काराकाला शासन करते हैं। ऑरेलियस का एक आदर्श रोम का सपना चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि जुड़वां भाइयों की आक्रामकता साम्राज्य में व्याप्त है, जिससे इसका पतन तेज हो रहा है और महान शहर का पतन निश्चित प्रतीत होता है। उत्तरी अफ्रीकी राज्य नुमिदिया में हन्नो अपनी पत्नी अरिशद के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीता है। यह शांति तब टूट जाती है जब सायरन रोमन सेना के आक्रमण की घोषणा करते हैं। शहर से धुआं उठता देख हन्नो और अरिशद अपनी कवच पहनते हैं और अपने साथी नागरिकों के साथ अपने नेता जुगुर्था से रक्षा रणनीति सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। युद्ध में जाने से पहले दंपति एक दूसरे की रक्षा करने की कसम खाते हुए अंगूठियां आदान प्रदान करते हैं। वे शहर की दीवार पर बलों में शामिल हो जाते हैं, जहां हन्नो एक उत्साहपूर्ण भाषण देता है। जल्द ही जनरल अकाकियस के नेतृत्व में रोमन जहाज तट की ओर बढ़ते हैं और न्यूमिदियंस अपनी गुलेल और धनुषों से हमला करते हैं। भारी नुकसान होने के बावजूद अकाकियस अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है। अपनी घेराबंदी हथियारों और तीरंदाजों के साथ जवाबी हमला करता है। दोनों पक्षों पर आग फैल जाती है और मिनटों में कई लोग मर जाते हैं। एक बार जब जहाज किले को तोड़ देते हैं, रोमन सैनिक नीचे उतरते हैं और हमला शुरू करते हैं। अकाकियस हमले का नेतृत्व करता है, एक के बाद एक सैनिक को बेरहमी से काटता है। हन्नो उसकी क्रूरता की बराबरी करता है, रोमनों को आश्चर्यजनक गति से मारता है। जैसे ही रोमन अपनी ढालों की सुरक्षा में आगे बढ़ते हैं, अरिशद ऊपर से अपने तीरों से कवर देती है। जब अकाकियस उसे देखता है तो वह अपने तीरंदाजों को जवाबी गोलीबारी करने का आदेश देता है और अरिशद को तीर लग जाता है और वह मर जाती है। भयभीत हन्नो उसका शरीर समुद्र में गिरते हुए देखता है। ठीक उसी समय जब एक रोमन सैनिक उसे पीछे से मारता है, जिससे वह भी पानी में गिर जाता है। बेहोश होने के दौरान हन्नो पौराणिक नाविक को अरिशद को परलोक ले जाते हुए देखता है। वह बेताबी से उसका नाम चिल्लाता है और उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वह फिर से सतह पर आता है और जाग जाता है। उसे अपनी पत्नी का निर्जन शरीर पास में मिलता है और वह रोता है। रोमन सैनिकों द्वारा पकड़े जाने से पहले उसके सीने से तीर निकालता है। अकाकियस फिर शहर को रोम के लिए दावा करता है, क्योंकि उसके लोग मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। सभी जीवित नागरिकों, जिसमें हन्नो भी शामिल है, को गर्म लोहे से दाग दिया जाता है, जिससे वे गुलाम के रूप में चिह्नित हो जाते हैं। पकड़े गए गुलामों को जहाज द्वारा रोम ले जाया जाता है। यात्रा के दौरान हन्नो नोटिस करता है कि जुगुर्था गंभीर रूप से घायल है और उसकी पट्टी करने में मदद करता है। यह मानते हुए कि उसका समय कम है, जुगुर्था हन्नो को रेगिस्तान में खोए हुए बच्चे के रूप में पाए जाने की याद दिलाता है। इससे हन्नो को एक स्मृति प्रेरित होती है। एक प्यार करने वाले परिवार के लड़के के रूप में उसे उसकी मां ने तब भेज दिया था जब रोमनों ने उनके घर पर हमला किया था। जहाज अंततः ऑस्टिया रोम के बंदरगाह पर रुकते हैं। अकाकियस को नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है और जुड़वां सम्राटों द्वारा लॉरेल्स से ताज पहनाया जाता है। वह युद्ध से विश्राम की मांग करता है ताकि वह अपनी पत्नी के साथ रह सके, लेकिन जुड़वां भाई फारस और भारत पर बाद के आक्रमणों की अपनी योजनाओं का खुलासा करते हैं। गुलामों को रोम के बाहरी इलाके में एंटियम ले जाया जाता है, जहां मैक्रिनस नाम का एक व्यक्ति ग्लैडिएटर प्रशिक्षण का प्रबंधन करता है। एक प्रशिक्षण क्षेत्र में जुगुर्था, हन्नो और कई अन्य बंदियों को जंगली बबूनों के झुंड का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाता है। छिपे हुए सैनिक बबूनों पर डार्ट्स फायर करते हैं ताकि उन्हें उत्तेजित किया जाए, और जानवर गुलामों पर बर्बरता से हमला शुरू करते हैं। जुगुर्था लड़ने से इनकार करता है, हार मानकर घुटनों के बल बैठ जाता है। हन्नो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और जुगुर्था मर जाता है। जब एक बबून हन्नो पर हमला करता है, वह अपनी जंजीरों को उसके मुंह में डालता है, उसका पैर काटता है और फिर उसे गला घोंटकर मार देता है। यह प्रदर्शन मैक्रिनस को प्रभावित करता है, जो हन्नो को खरीदने का फैसला करता है। इसके बाद हन्नो और उसके साथियों को मैक्रिनस के अन्य गुलामों के साथ बैरक में ले जाया जाता है, जो हन्नो को बबून की आवाजों से ताना मारते हैं। खाना खिलाए जाने के बाद नए रंगरूटों को मैक्रिनस के सामने मूल्यांकन के लिए पेश किया जाता है। हन्नो चुप रहता है, इसलिए मैक्रिनस एक ग्लैडिएटर ट्रेनर विगो को उसके साथ लड़ने का आदेश देता है। शुरू में हन्नो नुकसान में प्रतीत होता है, लेकिन वह जल्दी ही रैली करता है, उल्लेखनीय कौशल के साथ जवाबी हमला करके विगो को हरा देता है। हन्नो को फिर मैक्रिनस के निजी कक्ष में ले जाया जाता है, जहां मैक्रिनस समझाता है कि वह ग्लैडिएटर्स को उनके गुस्से के आधार पर चुनता है, जो हन्नो के पास प्रचुर मात्रा में है। हन्नो अंततः बोलता है, यह कहते हुए कि उसकी एकमात्र महत्वाकांक्षा अकाकियस को मारना है। मैक्रिनस उसे सूचित करता है कि रोम में पर्याप्त लड़ाइयां जीतकर यह हासिल किया जा सकता है। इस बीच अकाकियस अपनी पत्नी लुसिला,
पिछले सम्राट की बेटी के साथ फिर से मिलता है। वह जुड़वां भाइयों की अत्याचार से थकान की बात स्वीकार करता है और वे मिलकर रोम की महानता को बहाल करने के लिए एक विद्रोह की साजिश शुरू करते हैं। कुछ समय बाद मैक्रिनस हन्नो को सीनेटर थ्रेक्स द्वारा आयोजित शहर में एक शानदार पार्टी में ले जाता है। सम्राटों के सामने हन्नो और थ्रेक्स के एक गुलाम को तलवारों से मृत्यु तक लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। हन्नो शुरू में मारने में हिचकिचाता है, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं का उपयोग करके हमला करता है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी हार नहीं मानता, जिससे हन्नो के पास उसे घातक रूप से छुरा घोंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। गेटा बहुत प्रभावित होता है और हन्नो से उसकी उत्पत्ति पूछता है, जिसके जवाब में हन्नो वर्जिल की अद एनीड से नरक के बारे में एक उद्धरण देता है। सौभाग्य से सम्राट इस काव्यात्मक संदर्भ से मनोरंजित होते हैं और हन्नो को अखाड़े में प्रतिस्पर्धा करते देखने की अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हैं। पार्टी के बाद मैक्रिनस हन्नो को सम्राटों के सामने उसकी ढीठता के लिए डांटता है और उसकी ऐसी साहित्यिक जानकारी पर सवाल उठाता है। हन्नो दावा करता है कि उसने अपने शहर में एक रोमन कैदी से सीखा, लेकिन मैक्रिनस को संदेह है। हन्नो के आश्चर्य के लिए उसे लड़ाई के लिए 2 सिक्के दिए जाते हैं और वह सीखता है कि ग्लैडिएटर्स अपनी स्वतंत्रता कमा सकते हैं। उस रात एक गुप्त कक्ष में लुसिला और अकाकियस कई सीनेटरों के साथ मिलते हैं ताकि रोम को बचाने की अपनी योजनाओं पर चर्चा करें। अकाकियस उन्हें सेना की वफादारी का आश्वासन देता है और सीनेटर अपना समर्थन देने का वचन देते हैं। कुछ दिनों बाद हन्नो और अन्य गुलामों को कोलोसियम में खेलों के लिए रोम ले जाया जाता है। वे शहर की वास्तुकला और मूर्तियों से चकित होते हैं, लेकिन व्यापक गरीबी को भी देखते हैं। मैक्रिनस थ्रेक्स से मिलता है और वे अपनी सट्टेबाजी को दोगुना करने के लिए सहमत होते हैं। कोलोसियम में सम्राट अकाकियस और लुसिला का शाही बॉक्स में स्वागत करते हैं और भीड़ जनरल का नाम जपती है। अकाकियस के संक्षिप्त भाषण के बाद गुलाम अखाड़े में प्रवेश करते हैं। इसके बाद चैंपियन ग्लैडिएटर ग्लाइसियो एक गैंडे पर सवार होकर आता है। हन्नो समूह के नेता के रूप में कार्य करते हुए गैंडे के हमलों से बचने की रणनीति बनाता है। योजना शुरू में काम करती है, लेकिन जल्द ही एक गुलाम घायल हो जाता है। उसकी चोट उसे धीमा कर देती है, जिससे ग्लाइसियो उसे आसानी से बुलास से फंसाकर गैंडे से कुचलवा देता है। हन्नो फिर अपने हाथों में मिट्टी रगड़ता है, एक इशारा जो लुसिला को उसके पूर्व प्रेमी मैक्सिमस की याद दिलाता है। वह गैंडे पर मिट्टी भी फेंकता है, जिससे एक विचलन पैदा होता है जो उसे जानवर के अखाड़े की दीवार में टकराने पर एक तरफ कूदने की अनुमति देता है। ग्लाइसियो गैंडे से गिरकर घायल हो जाता है, लेकिन वह उठता है और हन्नो का पीछा करता है। जैसे ही दोनों पुरुष क्रूरता से लड़ते हैं, गेटा हन्नो के पार्टी से उद्धरण को याद करता है, जिसे लुसिला एक और सुराग के रूप में लेती है। हन्नो और ग्लाइसियो अपनी क्रूर लड़ाई जारी रखते हैं। जो भी हथियार मिलता है उसका उपयोग करते हैं। जब ग्लाइसियो को बढ़त मिलती है, काराकाला मृत्यु का संकेत देता है, लेकिन लुसिला दया की याचना करती है। गेटा अंगूठा ऊपर करता है, हन्नो को बख्श देता है, जो घोषणा करता है कि उसे रोमनों की दया नहीं चाहिए और लड़ाई फिर से शुरू करता है। कुछ तेज चालों में वह ग्लाइसियो को छुरा घोंपता है और भीड़ हत्या के लिए चिल्लाती है। इस बार गेटा अपना अंगूठा नीचे करता है और हन्नो 2 तलवारों से ग्लाइसियो का सिर काट देता है। भीड़ और अन्य गुलाम अब हन्नो का नाम जपते हैं। ग्लैडिएटर्स के क्वार्टर में एक चिकित्सक रवि हन्नो की चोटों का इलाज करता है। लड़ाई के बाद लुसिला अपने निजी कक्ष में पीछे हटती है और दिन के सुरागों को जोड़ती है। उद्धरण और मिट्टी रगड़ने का इशारा पुष्टि करता है कि हन्नो लुसिला और मैक्सिमस का बेटा लुसियस है। जब लुसियस एक बच्चा था और सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी था, लुसिला ने उसे सत्ता के लिए उसे मारने की चाह रखने वालों से बचाने के लिए भेज दिया था। इस एहसास पर रोते हुए लुसिला मैक्रिनस को भोजन पर आमंत्रित करती है। वह अनौपचारिक रूप से उसके गुलामों के बारे में पूछती है, लेकिन मैक्रिनस को लगता है कि वह कुछ छिपा रही है। बाद में मैक्रिनस पूछताछ करता है और सीखता है कि लुसिला का एक बेटा था जो गायब हो गया था, और यह अफवाह थी कि उसका दिवंगत पति लड़के का पिता नहीं था, क्योंकि वह पुरुषों की संगति को प्राथमिकता देता था। यह जानकारी मैक्रिनस को बिंदुओं को जोड़ने की अनुमति देती है। उस शाम लुसिला एक गुप्त मार्ग का उपयोग करके एक सीनेटर मित्र से मिलती है, जो उसे ग्लैडिएटर्स की कोठरियों में तस्करी करने की व्यवस्था करता है। हन्नो पुष्टि करता है कि उसे उसकी और उसका असली नाम याद है, लेकिन घोषणा करता है कि लुसियस मर चुका है। वह अब केवल हन्नो है। लुसिला अपनी कार्रवाइयों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से से भरे हन्नो उस पर चिल्लाता है और उसे जाने का आदेश देता है। जब लुसिला घर लौटती है तो वह अकाकियस को बताती है कि उसका बेटा जीवित है और उसकी मदद की गुहार लगाती है, एक बातचीत जो एक नौकरानी द्वारा सुन ली जाती है। अगली सुबह हन्नो अन्य गुलामों के साथ प्रशिक्षण ले रहा है।
लेकिन एक नाराज विगो समूह को खारिज कर देता है और हन्नो को अकेले रोइंग तंत्र को संचालित करने के लिए मजबूर करता है। दिन के अंत तक हन्नो के हाथ कच्चे हो जाते हैं। रवि उनका इलाज करता है और अपनी कहानी साझा करता है। वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है जो अपने देश लौट सकता था, लेकिन एक महिला से मिलने और रोम में नया जीवन शुरू करने के बाद रहने का फैसला किया। अगला ग्लैडिएटरी प्रतियोगिता एक नकली नौसैनिक युद्ध है। अखाड़ा पानी से भर जाता है और शार्क पानी में तैरती हैं। लड़ाके जलती हुई तीर चलाते हैं और जो भी व्यक्ति मारा जाता है वह पानी में गिर जाता है ताकि शार्क उसे खा जाए। हन्नो अपनी टीम को अथक रूप से चप्पू चलाने का आदेश देता है। जब वे विरोधी जहाज के करीब होते हैं तो वे उसके चप्पुओं को नष्ट कर देते हैं। तीर उड़ते रहते हैं और लोग मरते हैं, लेकिन हन्नो की टीम कभी नहीं डगमगाती। अपने दुश्मन को गतिहीन करके हन्नो का जहाज दूसरे जहाज में टकराता है, उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। हन्नो और उसके लोग फिर दुश्मन के जहाज पर सवार होते हैं, एक एक करके उन्हें मारते हैं और शव पानी में गिरते हैं क्योंकि क्षतिग्रस्त जहाज अखाड़े की दीवार के खिलाफ धकेल दिया जाता है, जिससे हन्नो शाही बॉक्स के करीब आ जाता है। एक क्रॉसबो को पकड़कर वह अकाकियस पर गोली चलाता है, लेकिन एक अन्य लड़ाकू अंतिम क्षण में उसे धक्का देता है, जिससे तीर भटक जाता है और जुड़वां सम्राटों के बीच में जा लगता है, जो इसे हत्या का प्रयास मानते हैं। युद्ध के बाद गुलाम फिर से हन्नो का नाम जपते हैं। विगो हन्नो को उसके क्रॉसबो स्टंट के बारे में टोकता है, लेकिन हन्नो जवाब देता है कि विगो को आभारी होना चाहिए कि तीर उसके लिए नहीं था। इस बीच लुसिला की नौकरानी सब कुछ थ्रेक्स को बता देती है। बाद में मैक्रिनस अपनी जीत लेने के लिए थ्रेक्स के घर पहुंचता है, ये घोषणा करते हुए कि अब घर उसका है। पैसे के बदले थ्रेक्स रहस्य प्रदान करता है। जुड़वां भाइयों को उखाड़ फेंकने के लिए एक विद्रोह की योजना बन रही है, लेकिन इसे तब तक स्थगित कर दिया गया है जब तक कि एक निश्चित ग्लैडिएटर अखाड़े से मुक्त नहीं हो जाता। उस रात महल के सैनिक लुसिला के घर पहुंचते हैं और उसे हिरासत में ले लेते हैं। ग्लैडिएटर्स के क्वार्टर में अकाकियस और उसके लोग हन्नो को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सम्राटों के सैनिक इंतजार में हैं और जल्दी से तीरों से गोली मारकर अकाकियस को पकड़ लेते हैं। दंपति को जुड़वां भाइयों के सामने लाया जाता है और गेटा उनकी विश्वासघात के लिए उन्हें डांटता है, लेकिन अकाकियस केवल हंसता है। क्रोधित होकर काराकाला अपनी तलवार निकालता है ताकि अकाकियस को मार डाले, लेकिन गेटा उसे रोकता है, यह जोर देते हुए कि सजा को सार्वजनिक होना चाहिए। दंपति को कैद करने के बाद मैक्रिनस तर्क देता है कि सूली पर चढ़ाना सामान्य चोरों के लिए है, जबकि अकाकियस एक नायक है। इसलिए यदि सम्राट सार्वजनिक समर्थन बनाए रखना चाहते हैं तो अकाकियस को अखाड़े में भेजना अधिक विवेकपूर्ण होगा। अगले दिन रवि हन्नो को ग्लैडिएटर चैंपियनों का मंदिर दिखाता है, जहां हन्नो देखता है कि मैक्सिमस का नाम मिटा दिया गया है। हालांकि मैक्सिमस के मकबरे में उसका कवच और तलवारें अछूती रहती हैं। दीवार पर हन्नो शिलालेख पढ़ता है, हम जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल में गूंजता है। अगले प्रतियोगिता के लिए शाही बॉक्स में अतिरिक्त सैनिक तैनात किए जाते हैं और लुसिला को जंजीरों में लाया जाता है। अकाकियस पहले लड़ता है प्रेटोरियन गार्ड के सैनिकों के खिलाफ। भारी बाधाओं और कई घावों के बावजूद शानदार योद्धा हर एक को मार डालता है। इसके बाद हन्नो को अकाकियस से लड़ने के लिए अखाड़े में भेजा जाता है, जिससे भीड़ अनिश्चित हो जाती है कि किसका समर्थन करना है। दोनों उत्कृष्ट लड़ाके हैं और द्वंद्व कुछ समय तक बिना किसी स्पष्ट विजेता के चलता रहता है। अंततः अकाकियस थक जाता है। वह हन्नो को उसकी असली पहचान का खुलासा करता है, अपनी तलवारें छोड़ देता है और आत्मसमर्पण में अपना हाथ उठाता है। गेटा तुरंत अंगूठा नीचे करता है, लेकिन इससे पहले कि हन्नो वार कर सके, अकाकियस लुसिला के लिए अपने सच्चे प्यार और मैक्सिमस के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा करता है। यह कृत्य हन्नो को अपनी तलवार नीचे करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सम्राट क्रोधित हो जाते हैं, जो तीरंदाजों को निष्पादन करने का आदेश देते हैं। तीरों की बारिश होती है, जिससे अकाकियस मर जाता है। हन्नो फिर भीड़ को संबोधित करता है, पूछता है कि क्या यही रोम अपने नायकों का सम्मान करता है, और चेतावनी देता है कि उन्हें और बुरा व्यवहार की उम्मीद करनी चाहिए। भीड़ सम्राटों को हूट करना शुरू कर देती है और गार्ड उन्हें रोकने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि शासक कोलोसियम से बाहर निकलते हैं। उस शाम मैक्रिनस हन्नो से मिलने जाता है और पूछता है कि उसने अकाकियस को क्यों बख्शा। हन्नो जवाब देता है कि एक बेहतर रोम का निर्माण संभव है, लेकिन मैक्रिनस इसे एक असंभव सपना कहकर खारिज करता है। हन्नो को याद दिलाता है कि वह केवल एक उपकरण है। सड़कों पर नागरिक दंगा कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं और जुड़वां भाइयों की मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सैनिकों के विद्रोह को दबाने के प्रयास प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या से अभिभूत हो जाते हैं। शाही कक्षों में गेटा और काराकाला संकट को संभालने के बारे में तर्क करते हैं। काराकाला गेटा को दोषी ठहराता है,
जो जवाब में अपने भाई के चेहरे पर पानी फेंकता है। काराकाला गुस्से में बाहर निकलता है और मैक्रिनस उसका पीछा करता है, यह सुझाव देकर उसे हेरफेर करता है कि गेटा सार्वजनिक रूप से सारा दोष उस पर डालेगा। सत्ता साझा करने से थककर काराकाला एक ब्लेड पकड़ता है और अपने भाई के हाथ को काट देता है। गेटा उसे रोकता है, काराकाला को याद दिलाता है कि वह उससे प्यार करता है, जिससे वह रुक जाता है। अचानक मैक्रिनस काराकाला के पीछे प्रकट होता है, उसके हाथ को गाइड करके गेटा के गले को बार बार काटता है और फिर उसमें ब्लेड घोंप देता है। अगली सुबह लुसिला हन्नो से मिलने जाती है और उसे मैक्सिमस की अंगूठी देती है। हन्नो बदले में अपनी संवेदना व्यक्त करता है और वे गले लगाकर सुलह करते हैं। इस बीच काराकाला अकेले सत्ता ग्रहण करता है, यह घोषणा करते हुए कि उसका बंदर उसका पहला कौंसल होगा और मैक्रिनस उसका दूसरा। मैक्रिनस सीनेटरों को गेटा का सिर पेश करता है, यह तर्क देते हुए कि उसे सरकार की रक्षा के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता है। वे उसे प्रेटोरियन गार्ड का नेता बनाने के लिए वोट देते हैं। इसके बाद मैक्रिनस लुसिला से मिलता है, यह खुलासा करते हुए कि वह कभी उसके पिता का गुलाम था और अब वह सम्राट बनकर शाही वंश को समाप्त करने का इरादा रखता है। उसी समय हन्नो रवि को अंगूठी देता है, उसे ऑस्ट्रिया में अकाकियस की सेना को देने का निर्देश देता है। प्रस्थान करने से पहले रवि हन्नो को कोठरियों की चाबियां देता है। अगले दिन रवि कई गार्डों से बचकर जनरल तक पहुंचता है, जो यह सुनकर कि अंगूठी रोम के राजकुमार लुसियस से आई है, तुरंत मदद करने के लिए सहमत होता है। कोलोसियम में विगो हन्नो को सूचित करता है कि यह उसकी अंतिम लड़ाई होगी और उसे स्वतंत्रता की लकड़ी की तलवार पेश करता है, जिसे वह अपनी मां की रक्षा करके जीत सकता है। हन्नो अचानक अपनी कोठरी खोलता है, विगो को मारता है और धीरे धीरे उसे लकड़ी की तलवार से मार देता है। अन्य गुलाम अपनी कोठरियों से बाहर निकलते हैं और गार्डों को रोकने की कोशिश करने वालों को जल्दी से मार डालते हैं। जैसे ही गुलाम रास्ता साफ करते हैं, हन्नो अपने पिता के मकबरे में जाता है ताकि उसकी तलवार और कवच ले सके। वह अभी भी वह तीर रखता है जिसने अरिशद को मारा था और उसे इंतजार करने के लिए कहता है। हन्नो फिर गुलामों को एक प्रेरणादायक भाषण देता है, जो सभी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का वचन देते हैं। वह अखाड़े में प्रवेश करता है और लुसिला को एक खंभे से बंधा हुआ पाता है, जिसके चारों ओर विद्रोही सीनेटर हैं, जबकि भीड़ उसका नाम जपती है। शाही सैनिक अखाड़े में प्रवेश करते हैं और भीड़ उनकी हूटिंग करती है। इससे पहले कि वे हमला कर सकें, गुलाम अंदर दौड़ते हैं ताकि बराबरी हो सके। जैसे ही एक भयंकर युद्ध छिड़ता है, काराकाला रोमांचित होता है, लेकिन एक निराश मैक्रिनस एक कमांडर को घुड़सवार सेना को बुलाने का आदेश देता है। यह असंभव है, क्योंकि घुड़सवार सेना ऑस्ट्रिया से आ रही अकाकियस की सेना से शहर की रक्षा कर रही है। वे कुछ सैनिकों को बख्शने में कामयाब होते हैं, जो अखाड़े में प्रवेश करते हैं और गुलामों और सीनेटरों को मारना शुरू कर देते हैं। भीड़ में दहशत फैल जाती है और एक गार्ड का तीर एक दर्शक को मार देता है। यह एक पूर्ण पैमाने पर दंगा शुरू करता है, जिसमें नागरिक सैनिकों को दीवारों से धकेलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप और नागरिक हताहत होते हैं। अराजकता के बीच मैक्रिनस अवसर का लाभ उठाकर काराकाला को उसके कान में एक बोड़किन घोंप कर मार देता है। अखाड़े में पर्याप्त सैनिक मारे जा चुके हैं ताकि हन्नो अपनी मां को बचाने की कोशिश कर सके। उसी क्षण मैक्रिनस एक तीर चलाता है जो लुसिला के दिल में लगता है। अपनी अंतिम सांसों के साथ वह हन्नो को प्रोत्साहन के शब्द देती है। मैक्रिनस फिर घोड़े पर भागकर शहर के द्वारों पर सेना में शामिल हो जाता है और हन्नो एक घोड़ा हथियाकर उसका पीछा करता है। मिनटों बाद शहर के बाहर प्रेटोरियन गार्ड का सामना रवि के नेतृत्व में अकाकियस की सेना से होता है। हन्नो मैक्रिनस के सामने प्रकट होता है और खुद को लुसियस सिंहासन का सच्चा उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करता है। वह मैक्रिनस को उसके घोड़े से गिरा देता है और वे तलवारबाजी में उलझ जाते हैं। मैक्रिनस एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साबित होता है, हन्नो की तलवार तोड़ देता है और उसे मिट्टी से अंधा कर देता है। मैक्रिनस फिर हन्नो को एक नदी में धकेल देता है और बार बार उस पर वार करता है, लेकिन ब्लेड उसके कवच से टकराता है। हन्नो को परलोक का एक और दर्शन होता है, जिसमें वह अपनी मां के अंतिम शब्दों को याद करता है, इससे पहले कि वह नई ताकत के साथ पानी से बाहर निकले। वह मैक्रिनस को मुक्का मारता है, अपनी तलवार पुनः प्राप्त करता है, उसका हाथ काट देता है और फिर उसके पेट में एक घातक वार करता है। जैसे ही शव तैरता हुआ चला जाता है, हन्नो सेनाओं को अपने दादा के एक आदर्श रोम के सपने की याद दिलाता है। दोनों पक्षों के सैनिक समर्थन में चिल्लाते हैं, हथियार डालने के लिए सहमत होते हैं। उस रात लुसियस अखाड़े में लौटता है, लुसिला का कुछ खून इकट्ठा करता है और फिर अपने पिता के नाम पर एक मुट्ठी मिट्टी इकट्ठा करता है। और अधिक ऐसी सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस को सक्रिय करना याद रखें। हमें ट्यून करने के लिए धन्यवाद।